दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 8 से 10 सितंबर के बीच भारत में नजर आएंगी। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। नई दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेता आएंगे। इस बड़े समिट के लिए तैयारियां स्वाभाविक रूप से पूरी हो रही हैं। दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया है, कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। भारत में डेलीगेट्स अगले कुछ ही दिनों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और इस बीच G20 को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी होंगे। आखिर ये G20 समूह है क्या? इसके सम्मेलन कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इसके मायने क्या हैं? मौजूदा जो वैश्विक परिदृश्य है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, उसमें इसके क्या मायने, क्या रेलेवेंस है? G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये आर्थिक सहयोग का एक बड़ा मंच है पूरी दुनिया का। G20 का मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल चैलेंजेस, तमाम ऐसे मुद्दे पर भी अपनी राय तय करने में G20 की अहम भूमिका होती है। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का एक खास तरह की रोटेशनल प्रणाली के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी पूरी संरचना में। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। ये जो रोटेशनल पद्धति है, G20 समूह का गठन हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में जो ये आयोजन हो रहा है, ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का थोड़ा सा इतिहास अगर आपको समझाएं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, जरा ये भी समझिए। देखिए, दरअसल साल 1999 के पहले ये एशिया एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, हमारा एशिया, और इसी दौरान जर्मनी में G7 देशों की बैठक हुई। बैठक के बाद G20 का गठन हुआ। G20 बैठक में दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स को बुलाया गया। इस संगठन का उद्देश्य दुनिया के सामने जो भी मौजूदा आर्थिक चुनौतियां हैं, उन पर आपसी चर्चा करने से हल निकालना था। फिर साल 2008 की ग्लोबल मंदी के बाद देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होने लगे। इसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके यानी कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल हैं। G20 की शुरुआत आर्थिक मंदी के मुद्दों से हुई, जो हमने आपको बताया, जो 99 के आसपास हुई, और उसके बाद जो भूमिका निभाई, चाहे वो फिर 99 के बाद फिर 2008 वाली हो, जिस तरह से दुनिया को मंदी से बाहर निकालने में G20 ने अपनी भूमिका निभाई, उससे इस ग्रुप की जो प्रासंगिकता है वो और प्रगाढ़ होती गई सालों साल। और इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच में समन्वय स्थापित होने लगा और इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे जैसे विश्व के तमाम मुद्दे बदलते गए, G20 का एजेंडा भी बदल गया। इसमें जलवायु परिवर्तन भी आने लगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी मुद्दे आने लगे, इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ थोड़ा सा सुरक्षा पर भी चर्चा होने लगी, और इस तरह से काफी डाइवर्सिफाई इसके एजेंडाज भी होने लगे। अब इसकी अध्यक्षता बहुत ही क्रूशियल टाइम पर दुनिया की बहुत तेजी से उभरती आर्थिक महाशक्ति यानी कि भारत के पास है। यानी कि G20 को फिर से उसके आर्थिक लक्ष्यों की तरफ ले जाने का एक बड़ा मौका भारत के पास है, और साथ ही साथ ये इतना इंपॉर्टेंट फोरम बन चुका है भारत के नजरिए से कि ये इन्फ्लुएंस कर सके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिसीज को, और जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, उनमें जो रिफॉर्म्स की बात चल रही है सालों से, उसको भी भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भारत के लिए G20 का मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से वो विश्व गुरु की अपनी उड़ान को लॉन्च कर सके। तो एक लॉन्चिंग पैड भी बन रहा है भारत की तरफ से। तो भरसक प्रयास यही है। दुनिया इसे किस तरह से लेती है, स्वाभाविक रूप से हमारे पास कई चुनौतियां भी होंगी। तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक का ये सफर आज हम शुरू कर रहे हैं। G20 की जिस दिन बैठक होगी उस दिन तो जी बिजनेस पर आप मेगा कवरेज देखेंगे ही, लेकिन इस बीच हम लगातार आज इतिहास से वर्तमान और बीच बीच में उसकी चुनौतियां, प्रासंगिक मुद्दे, इन पर लगातार चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आज की चर्चा की शुरुआत करने के लिए
बहुत ही खास मेहमान ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर, ये कितना इंपॉर्टेंट मंच है, इसकी रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है पूरे विश्व के नजरिए से, फिर भारत के नजरिए से मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त G20 कितना इंपॉर्टेंट है? दीपक जी, जैसे आपने मेंशन किया, इसकी जो रूट्स हैं वो G7 में थी। तो जो विकसित देशों का एक संगठन है G7, ग्रुप ऑफ 7, उनकी बैठक हुई 1999 में, 1999, और वो 1990 का जो दशक था उसमें लगभग हर साल एक ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था। मेक्सिको का पेसो क्राइसिस हुआ, फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत भयंकर आया, जहां करेंसीज और करंट अकाउंट्स का बहुत भीषण एक समस्या विश्व के सामने आई, और फिर रशियन का रूबल क्राइसिस आया, रशियन पेमेंट क्राइसिस आया, और उसके चलते अमेरिका में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके हेज फंड जब वो बैठ गया और पूरे विश्व का फाइनेंशियल मार्केट्स खतरे में आ गया था, फिर सब बैंक्स ने घाटा लिया और उसको बचाया, उससे उभारा विश्व को। तो तब जर्मनी, अमेरिका और कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर्स में बातचीत हुई कि ये G7 को बढ़ाया जाए और जो विकासशील देश हैं उनको भी लाया जाए। तो ये G20 ग्रुपिंग बनी। लैरी समर्स, जो अभी भी इकोनॉमिस्ट हैं, उस टाइम पे यूएस के वित्त मंत्री थे, और जर्मनी के जो वित्त मंत्री थे और कनाडा के जो वित्त मंत्री थे, इन तीनों ने मिलके ये मुहिम छेड़ी, और वहां से फिर इनविटेशन गए सारे, और ये G20 की स्थापना हुई। तो इसकी रूट्स ऐसे हैं कि विकसित और विकासशील देश एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक मॉडर्न मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बने, जहां पे पहले जो फोकस था वो इकोनॉमिक फोकस था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फोकस था, फिर क्लाइमेट चेंज आया, फिर क्रिप्टो आ गया, एंटी टेररिज्म, रेगुलेशंस, इस तरह की चीजें भी ये बढ़ता गया। और कुछ सालों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक के सामने ये हेड्स ऑफ स्टेट भी मिलने लगे, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिलने लगे, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने लगे, बहुत पीपल टू पीपल ये चीज बढ़ गई। और सबसे अहम बात क्या है, भारत ने जो करके दिखाया पिछले एक साल में, जब भारत ने इसकी लीडरशिप ली, इसमें क्या है दीपक जी, 5 ग्रुपिंग्स रहते हैं, और टाइम पे उन ग्रुपिंग्स के अंदर शामिल कंट्रीज को अध्यक्षता दी जाती है 1 साल के लिए। जैसे आपने कहा, इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो एक कंट्री 1 साल के कार्यकाल के लिए उसका अध्यक्षता लेती है, और 3 कंट्रीज का एक ट्रॉयका होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो पिछले साल जो अध्यक्ष थे, इस साल जो अध्यक्ष है, और अगले साल आगामी जो अध्यक्ष रहेंगे, वो 3 कंट्रीज का एक ट्रॉयका होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं सारा। तो भारत ने इस साल जो करके दिखाया कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई ऑफिशियल स्तर पे, अनऑफिशियल अगर आप देखें MOUs और कल्चरल और यूथ और विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की जो बैठकें हुई, लगभग 1000 से ज्यादा इस तरह के पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल तक हमने देखा बैठकें हुई। 50 भारत के शहरों में बैठक हुई। अहमियत क्या है, 80% दुनिया का पॉपुलेशन, आबादी, ये G20 के देशों में रहता है। लगभग 78% GDP दुनिया का G20 के देशों से उत्पादित होता है, और ट्रेड अगर देखें तो वही 80% दुनिया की ट्रेड G20 नेशन से जाती है। तो बहुत ही अहम ये एक ग्रुपिंग है, विकासशील और विकसित दोनों इकट्ठे हैं। और इसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई है कि ग्लोबल साउथ, मतलब कि जो विकासशील देश हैं, उनकी जो आवाज है वो सब जगह पहुंचे, और वो एक बहुत अहम भूमिका भारत ने निभाई है। एब्सोल्युटली सर, मैं भारत की भूमिका पर स्पेसिफिकली हम बात भी करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा
कई बार जब हम G7 बोलते हैं फिर G20 बोलते हैं तो लोग कंपेयर करने भी लग जाते हैं कि भाई जब G7 ऑलरेडी था तो फिर G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी। और भारत क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि G20 का G7 के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंस क्या है। आपको क्या लगता है सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो G7 में है, इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स हैं ग्लोबल अफेयर्स के, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे जो G20 कर पा रहा है? आखिर क्यों ये जो डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज है, वाइडर रेंज ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट हो गया G7 के रहते भी? नहीं, ये दीपक जी, इसमें क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये ग्रुपिंग सारे बने, ब्रेटन वुड्स जो कहते हैं कि IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, फिर WTO निकल के आया, फिर G7 आया। अब G7 जो है विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, इनकी इश्यूज पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट मॉडर्न, इस तरह की इश्यूज हैं, इनकी डिफरेंट है। जबकि सबसे बड़ा तबका 180 से ज्यादा देश हैं दुनिया में, और उसमें से लगभग 170 आप कह सकते हैं कि विकासशील हैं, इमर्जिंग हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं। उनके जो चैलेंजेस हैं बहुत डिफरेंट हैं। तो G7 इन चैलेंजेस पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रहा था, और फिर इसके चलते ही G20 की घोषणा की गई 1999 में, और ये विकसित देशों ने की, कनाडा, US और जर्मनी ने मिलकर ये बनाया ये संगठन के टेबल पे आवाज आनी चाहिए लीडरशिप की, जो इमर्जिंग मार्केट हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी आवाज भी आनी चाहिए। UN भी देखिए तो 5 का सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 देशों का, जो बना था 1945 में, और 10 और होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स, परमानेंट मेंबर 5 हैं। अब भारत जैसा देश UN के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, जबकि इतना बड़ा विश्व का हिस्सा है भारत। तो ये चीजें देख के ये G20 एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बना, जो कि विकासशील देशों की आवाज पहुंचा सके विकसित देशों को, और मल्टीलैटरल फोरम में उनको रिप्रेजेंट कर सके। एब्सोल्युटली। लेकिन सर कई बार ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो विविधता है G20 देशों की, कई बार ये माना जाता है कि इसमें किसी कंसेंसस तक पहुंचने में ये बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी इसमें देश हैं, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अलग अलग उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, दुनिया भर के अलग अलग ब्लॉक्स के ग्रुप एक जगह मंच पर है। तो कितना कठिन होगा भारत के लिए एक कंसेंसस तक पहुंचाना, दुनिया को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में एक नतीजे पर एक सूत्र में पिरो देना? नहीं, ये बहुत ही आप सही कह रहे हैं। और देखिए UN में भी नहीं बनता है एक समन्वय, कॉन्सेंसस बना पाना बहुत मुश्किल है और पेचीदा है। क्लाइमेट चेंज पे ही देख लीजिए कितने कॉप मीटिंग्स हुए हैं, और फिर कोई जो विकासशील देश हैं वो कहते हैं भाई विकसित देश, आपने तो पेड़ काट के सारा करके आपने तो अपने को विकसित कर लिया, अब जब हमारी बारी आई आप हम पे अंकुश लगा रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट ला रहे हैं, और हम 2050-2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो एक क्लाइमेट पे ही देख लीजिए कितना प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे एक समन्वय बनाना बहुत मुश्किल रहता है। बट जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बातचीत से ही हल हो प्रॉब्लम, अस्त्र शस्त्र से प्रॉब्लम्स ना हल हो, जो वर्ल्ड वॉर 2 में रिजल्ट हो गया था। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसका अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला, तो वर्ल्ड वॉर 2 के सारे रूट्स बो दिए गए और इतना घमासान युद्ध चला, इतने सालों के लिए तबाही हो गई दुनिया की। तो वो सब अवॉइड करने के लिए बातचीत का जरिया है कि आप बात करें और उसको सुलझाएं, एटलीस्ट आप टेबल पे आए। तो ये मल्टीलैटरल जो फोरम है ये बहुत अहम रहते हैं। अब इसमें क्या रहता है दीपक जी, कंट्रीज का अपना नेशनल इंटरेस्ट रहता है। अब चाइना देखें तो ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स का एक्सपेंशन में चाइना को ज्यादा महत्व दिखा। तो जी जिनपिंग साउथ अफ्रीका गए ब्रिक्स की मीटिंग में, और अब G20 की बैठक में नहीं आ रहे, खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। तो एक एशियन की बैठक है, उससे पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एसोसिएशन की, जहां जाते थे वो पहले।
उधर भी नहीं जा रहे, वहां भी वो नहीं जा अपना रहे। शंघाई कॉपरेशन और बेल्ट एंड रोड, और तीसरा ये ब्रिक्स, यहाँ से चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपना बढ़ाए जो महत्व है। और G20 वो देख रहा है क्योंकि डेमोक्रेटाइज्ड है, हर एक का एक वोट है, हर एक का ओपिनियन है, वहां से वो उसको अहमियत नहीं दे रहे। तो ये हम जितना इसको स्ट्रांग बनाएंगे उतना ये स्ट्रांग बनेगा। और भारत ने इस साल में बहुत ही काम किया है, और ऐसा लाजवाब काम हुआ है कि किसी और देश ने इस तरह से कल्चरल फैक्टर्स हो, एजुकेशनल फैक्टर्स हो, जेंडर डाइवर्सिटी हो, माइनॉरिटीज फैक्टर्स हो, और फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये तो रहते ही हैं। बहुत जबरदस्त काम किया गया, तो G20 की छवि बहुत बढ़ाई गई है भारत के द्वारा। एब्सोल्युटली सर। अब मेरा एक आखिरी सवाल सर भारत को ही लेकर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा रेलेवेंस के हिसाब से या जितनी भी इसका कॉम्प्लेक्स पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का है, जैसा कि हम आपसे बात कर भी रहे हैं, रोटेशनल पद्धति पर चलता है, पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है इसका वो कंसेंसस के बेसिस पे है, एग्रीमेंट्स जो उसमें होंगे वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसके बावजूद जो भारत ने अपनी पोजीशनिंग की है, आपको लगता है कि इससे बढ़िया इस मंच का इस्तेमाल आगे क्या आउटकम होंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बट भारत को एक मौका मिला था कि वो अपनी पोजीशनिंग करे और ओवरशैडो ना हो जो वर्ल्ड में जो भी चल रहा है या जो बड़े लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अपनी पोजीशनिंग हमारा एक प्राइम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें हम कितना कामयाब हो पाए सर? बहुत जबरदस्त है दीपक जी। और देखें पिछले 4-5 साल के G20 समिट मैंने काफी क्लोजली अध्ययन किया है। और क्या होता था, एक आध बैठक हो गई, कहीं मंत्रीगण मिल लिए और एक आध कॉन्फ्रेंस हो गई और खत्म हो जाता था। जिस तरह से भारत ने 200 मीटिंग्स में विदेशी मेहमान आए हैं, विदेशी डेलीगेशन आए हैं, और इस हफ्ते 43 डेलीगेशंस आ रहे हैं, 25 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है। एक ये मिनी यूनाइटेड नेशंस भारत ने इसको बना दिया है। और मुद्दे जो हैं, मुद्दे बिल्कुल कटिंग एज मुद्दे सब रखे हैं कि भाई वन अर्थ है हमारी, क्लाइमेट बचाइए, वन फैमिली है हम सब। तो इस तरह का जो वसुधैव कुटुंबकम का मोटो भारत ने दिया है, वो आप कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल एक तरीका भारत दिखा रहा है कि पीस को हम शांति बहाल कर सकते हैं बातचीत के द्वारा। हल निकलना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का हल इस बैठक में निकल जाएगा, बट एटलीस्ट बातचीत हो रही है। और डेट का जो क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान के लिए देखिए, इजिप्ट के लिए देखिए, श्रीलंका के लिए देखिए, यूक्रेन का जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट इस सब चीज़ों पे बातचीत होगी और लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो भारत ने बहुत अहम भूमिका बनाई है। आप सोचिए कि 8-9 महीने में 200 ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं। अब ये शेरपा जो मिल रहे हैं, हरियाणा में बैठक चल रही है, अमिताभ कांत जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो सारे शेरपा 2 दिन तक मीट कर रहे हैं। वो डिसाइड करेंगे कि क्या हेड ऑफ स्टेट्स के डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे, क्या वक्तव्य निकल के आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ग्लास 90% फुल है कि 10% खाली है। ये तो जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं वो बोलेंगे कि यूक्रेन पे नहीं हो सका कॉन्सेंसस, या यूक्रेन का आपने घमासान नहीं बंद किया, या और क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीजें। बट जो 90% काम हुआ है, हमें उसी की सराहना करनी है। वही देखना है कि भारत ने एक बहुत बड़ा मॉडल पूरे विश्व के सामने बना दिया। ब्राजील जैसे टेक ओवर कर रहा है अध्यक्षता अगले साल के लिए, उनके लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड भारत ने बना दिया है कि। और अगर आप सोचिए 43 डेलीगेशन अगर 2 दिन इकट्ठे बिताएंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। एक तो आना ही, जैनेट येलेन अमेरिका की वित्त मंत्री, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, वो 4 बारी भारत आ चुकी हैं। ये चौथा दौरा होगा उनका 10 महीने में। आप सोचिए भारत को क्या अहमियत मिली है, और वो सब G20 के चलते ही आई हैं। तो बहुत, जो बाइडेन आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो यही बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि जी जिनपिंग नहीं आ रहे। बट ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, काम तो चला लेंगे। बट 25 और
राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं। तो ये मिनी यूएन बना दिया भारत ने इसको, G20 को। और अफ्रीकन यूनियन को आमंत्रित किया और बोला है कि G21 बन जाए, अफ्रीकन यूनियन भी हमारे साथ रहे, क्योंकि अफ्रीका की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और वो बहुत अहम है। उधर साउथ अफ्रीका जरूर रिप्रेजेंट करता है, बट भारत ने कहा अफ्रीकन यूनियन को लाया जाए। तो इस तरह के भारत ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं दीपक जी। एब्सोल्युटली सर। और जिस तरह से अलग अलग ट्रैक्स काम कर रहे हैं, शेरपा ट्रैक अलग काम कर रहा है, फाइनेंस ट्रैक काम कर रहा है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। शी जिनपिंग का विषय एक चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं, बग्गा सर ने भी इसको हाईलाइट किया, अभी ईस्ट एशिया समिट हो रहा है, वो वहाँ भी नहीं जा रहे। इनफैक्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ईस्ट एशिया समिट से ही डायरेक्ट फिर यहाँ आएंगे, तो वहाँ जिनपिंग वहाँ भी नहीं आ रहे। इससे पहले उन्होंने जो शंघाई कोऑपरेशन है उसमें भी आने से मना किया था भारत को, फिर उसको ऑनलाइन करना पड़ा आयोजित। तो ये कोई इस पर्टिकुलर बैठक को लेकर जिनपिंग का ये नज़रिया हो, ऐसा नज़र नहीं आता। वो कई दिनों से खुद को बचा रहे हैं शायद दुनिया की नज़रों से, उसके पीछे के दूसरे कारण हो सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा जो फॉल्ट लाइन रही है एक लोकतंत्र और जो अधिनायकवादी सरकारें हैं जैसे कि चाइना में है, भारत एक मंच बन रहा है, इस फॉल्ट लाइन को पाट रहा है। अलग अलग डाइवर्सिफाइड नेशंस, दुनिया की इकोनॉमी अलग अलग है, बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी। हम जैसा बता रहे हैं कि जो लोकतंत्र हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं, साथ ही साथ में जहां पर अधिनायकवादी सरकारें चल रही हैं, सब के सब एक साथ एक मंच पर आएंगे। राष्ट्राध्यक्ष आए ना आए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय, क्षण, और इस महत्वपूर्ण मीटिंग से जुड़ी हुई हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। आज बग्गा जी की मौजूदगी में हमने इस आयोजन का श्री गणेश कर दिया है। बड़ा अच्छा रहा, इतिहास भी समझने को मिला, वर्तमान और भविष्य भी समझने की कोशिश की हमने। हमेशा की तरह बिटवीन द लाइंस बहुत खूबसूरती से न सिर्फ पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको उतने अच्छे ढंग से बता भी देते हैं बग्गा सर। थैंक यू सर। ये पूरी सीरीज चलती रहेगी हमारी, आप भी आते रहिए बीच बीच में, और जिस दिन हमारा मुख्य आयोजन होगा उस दिन तो आप हमारे साथ रहेंगे ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। G20 की बैठक से पहले एक खबर पूरी मीडिया में छाई हुई जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। उनका भारत नहीं आना क्या वाकई में सवाल खड़े करता है? इनके प्रमुख सवाल ये हैं कि क्या शी जिनपिंग दुनिया भर में भारत की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो गए, या फिर उनके अपने घरेलू मसले हैं कि वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहते? बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। जिनपिंग के लिए दिल्ली दूर, नहीं देख पाएंगे G20 की रौनक।印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的。तो वो खबर आ ही गई जिसकी उम्मीद पहले से साफ साफ की जा रही थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की महाशक्तियां दिल्ली के G20 में महामंथन करने के लिए बेताब हैं, लेकिन चालबाज चीन के सबसे ताकतवर नेता और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की धरती पर कदम रखते रखते पीछे खींच लिए। मानो जिनपिंग के कानों में हर रोज मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती हो। ये बात भी हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन पहले बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कैसे एक छोटे से बयान में जिनपिंग की सच्चाई छिपा ली। 世界经济的下行压力加大，全球可持续发展困难增多。20国集团作为国际经济合作主要论坛，应当加强伙伴关系，合力应对国际经济和发展领域的突出挑战。 इस बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने राष्ट्रपति जिनपिंग का नाम नहीं लिया और न ही भारत का कोई जिक्र किया, जबकि भारत में हो रहे G20 पर एक छोटा सा बयान जारी कर खाना पूर्ति कर डाली। जबकि दिल्ली में जिनपिंग और चीन के पूरे प्रतिनिधि मंडल के लिए होटल ताज पैलेस में रुकने और लजीज पकवानों की तैयारी जोर शोर से की जा रही है।
पूरा प्रदर्शनी आप यहां पर देख सकते हैं। ताज पैलेस होटल में लगभग 500 की संख्या में यहां डिशेस तैयार किए गए हैं जो कि विदेशी मेहमानों को परोसे जाएंगे। चाहे दुनिया की शक्तिशाली मंच हो या फिर चीन से सटे सीमाएं, पीएम मोदी शांति के संदेश के साथ साथ पड़ोसियों को उसकी हदों में रहने की हिदायत बार बार देते रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जानकारों की माने तो भारत की दुनिया में बढ़ती साख और पीएम मोदी का मजबूत कद जिनपिंग के G20 में न आने की बड़ी वजह के तौर पर देखा जा सकता है। पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अब जिनपिंग G20 में दिल्ली की रौनक और शानदार पकवानों को मजा नहीं ले पाएंगे, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 का शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक आपने महाशक्तिशाली मेहमानों की सुरक्षा देखी, रहने का इंतजाम देखा। अब आपको बताते हैं कि विदेशी मेहमानों के लिए सरोजनी नगर टू चांदनी चौक के बाजार कैसे सज गए हैं, स्ट्रीट फूड के भी कैसे इंतजाम हुए हैं। देखते हैं क्या खास तैयारी। सज गई है दिल्ली, बाजार में बढ़ गई है रौनक। चांदनी चौक टू सरोजनी नगर, विदेशी मेहमानों का इंतजार। दिल्ली में जहां G20 में सुरक्षा व्यवस्था और विदेशी मेहमानों के रहने की व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है, वहीं मेहमानों के लिए चांदनी चौक से लेकर सरोजनी नगर तक के बाजार और उनके दुकानदार भी तैयार हैं। सरोजनी नगर मार्केट में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। यही नहीं, भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर मेहमानों के स्वागत की तैयारी भी जोरदार की गई है। मेहमानों का इंतजार चांदनी चौक की गलियों में भी हो रहा है। चांदनी चौक की रौनक और लजीज स्ट्रीट फूड की पूरी दुनिया दीवानी है। हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हों या फिर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, सभी को चांदनी चौक की कोई न कोई डिश का स्वाद चखने का मौका मिल जाए। चांदनी चौक के कारोबारी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 5 स्टार होटल के खाने से मन भर जाए तो सुपर पावरफुल देशों के पावरफुल लीडर्स के लिए दिल्ली के स्ट्रीट फूड की भी खास व्यवस्था है। चांदनी चौक के कारोबारी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पराठे वाली गली में भी विदेशी मेहमानों के लिए तैयारियां जोरदार की गई हैं। प्राउड मोमेंट है कि ये G20 हमारे यहाँ हो रहा है और ये एक जैसे कि हेरिटेज गली कही जाती है, तो उम्मीद तो है कि शायद इस गली में आए सभी लोग। यही नहीं, रबड़ी, खोया और खुरचन के पराठों से भी विदेशी मेहमानों का मुंह मीठा कराया जाएगा। मेहमानों से संवाद में कोई मुश्किल न आए, इसके लिए भी दुभाषी का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा दुनिया के दिग्गज राजनेता G20 के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। ऐसे में उनकी डिमांड भी लग्जरी गाड़ियों की बढ़ गई है। सऊदी अरब ने 300 कारों की डिमांड की है, जिसमें BMW और मर्सिडीज कारें हैं। हमें जो जानकारी मिली है, यहाँ पर अलग अलग दूतावासों ने सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां बुक कर रखी हैं अपने पूरे काफिले के लिए, डेलीगेशन के लिए, और विदेश मंत्रालय ने भी तमाम बड़ी गाड़ियां ली हैं। आप देखिए यहाँ पर मर्सिडीज और BMW की गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। आपको बता दें कि सारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुख्ता करने के साथ साथ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच मुंबई में G20 टेक स्प्रिंट 2023 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का बखान किया। उन्होंने कहा कि यूपीआई इकोनॉमी में गेम चेंजर साबित हो रहा है। अकेले अगस्त में यूपीआई के जरिए 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। शक्तिकांता दास ने कहा कि G20 देशों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर काम करना चाहिए। A landmark example of our commitment to innovations is the UPI, which has been a game changer for India's digital payments ecosystem. So with over 10 billion transactions a month, the UPI has become the backbone of digital payments in India and has helped to catalyze a wave of innovations in the fintech sector. Today, there are
more than 70 mobile apps and more than 50 million merchants who accept UPI payments across the country. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से ये स्टडी आई है। 10 लाख से ज्यादा मरीजों पर की गई ये रिसर्च बताती है कि जिन महिला सर्जन्स ने सर्जरी की उनमें मौत से लेकर हॉस्पिटलाइजेशंस जैसे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रहे। आखिर क्या ये पूरी स्टडी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का देश की तरक्की में बड़ा योगदान है। महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में आई 2 ग्लोबल स्टडी बताती है कि महिला सर्जन पुरुष सर्जन से बेहतर हैं। एक स्टडी अमेरिका और कनाडा से है तो दूसरी स्टडी स्वीडन से है। पिछले 1 दशक में करीब 10 लाख मरीजों से इस बारे में जानकारी जुटाई गई है। ये स्टडी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जामा नेटवर्क में प्रकाशित किया गया है। इसके मुताबिक पहली स्टडी कनाडा के टोरंटो में स्थित माउंट सिनाई हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ करीब 12 लाख मरीजों के ऑपरेशन के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। इन मरीजों ने साल 2007 से 2019 के बीच अस्पताल में अपना इलाज करवाया था। इस विश्लेषण में ऑपरेशन करने वाले पुरुष और महिला डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी गई। साथ ही मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल में दोबारा भर्ती और मृत्यु दर को भी शामिल किया गया। इनमें हार्ट, ब्रेन, हड्डियों, शारीरिक अंगों और रक्त नालिकाओं के ऑपरेशन की कुल 25 पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन के 90 दिनों बाद पुरुष डॉक्टरों द्वारा किए गए ऑपरेशन में से 13.9% में जटिलताएं देखी गयी, जबकि महिला डॉक्टरों द्वारा किए गए ऑपरेशन में ये दर 12.5% ही थी। इनमें मृत्यु, दोबारा सर्जरी, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक या स्ट्रोक है। ऑपरेशन के 1 साल बाद ये दर पुरुष डॉक्टरों के लिए 25% रही, जबकि महिला डॉक्टरों के मामले में कॉम्प्लिकेशंस की दर महज 20.7% रही। ऑपरेशन के बाद मरीजों की मृत्यु दर में ये अंतर और भी गहरा है। पुरुष डॉक्टरों द्वारा जिन मरीजों का ऑपरेशन किया गया, उनकी मृत्यु दर महिला डॉक्टरों के मरीजों की तुलना में 25% अधिक देखी गई। कुल मिलाकर कहें तो पुरुष सर्जनों के मुकाबले महिला सर्जनों ने बेहतर सर्जरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के जालना में हुए लाठीचार्ज पर शिंदे सरकार ने खेद जताया है। इस मामले पर जमकर सियासत भी जारी है। मराठा आरक्षण के विवाद पर स्थायी समाधान निकालने के लिए आज महाराष्ट्र कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुखद है और सरकार मामले की जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। फडणवीस ने जालना की घटना को लेकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सबको न्याय मिलेगा। जालना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में जोरदार हंगामा भी जारी है। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज जालना पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। राज ठाकरे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राजनेता विरोध प्रदर्शनकारियों का उपयोग कर लेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को दोष देने से कोई फायदा नहीं, असली दोषी वो है जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वो सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने जरूर उठाएंगे। मी मागे जेव्हा मोर्चे निघत होते, मी आता पण त्यांना सांगितलं की जेव्हा मोर्चे निघत होते तेव्हा पण म्हटलं होतं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही। हे सगळे राजकारणी तुमचा वापर करून घेतील, मतं पाडून घेतील आणि तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील। मी आता त्यांच्याशी बोललोय, हा सुप्रीम कोर्टामधला तिढा आहे, आपण थोड्याशा गोष्टी कायद्याने पण समजून घ्या। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते मंदिर मंदिर घूमते हैं और अब सनातन के अपमान पर चुप हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को भी घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर साफ कहा कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा और इस तरह की बात करने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। सनातन को कुचलने की हसरत वाले
कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और चलिए अब आपको तमिलनाडु के सीएम के बेटे और मंत्री उदयगिरी स्टालिन का वो विवादित बयान भी सुनाते हैं, जिसे लेकर बीजेपी, संत समाज और तमाम हिंदूवादी संगठन हमलावर हैं। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. क्या आप जानते हैं कि देश में बिकने वाली 55% गाड़ियां एसयूवी होती हैं और ग्लोबली एसयूवीज का मार्केट शेयर 62% का है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हर ऑटो कंपनी का फोकस लगातार बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ एक और क्रांति चल रही है। इसे एसयूवी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा एसयूवी पर फोकस कर रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों या एसयूवी की बिक्री बढ़ी है। 2020 में बेचे गए वाहनों में से 62% एसयूवी थे। भारत में भी 2018 में हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी, जो अब बढ़कर 55% हो गई है। एसयूवी के मार्केट शेयर की बात करें तो मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में मारुति के पास 23%, महिंद्रा के पास 18%, टाटा मोटर्स के पास 16%, हुंडई मोटर के पास 15%, किया मोटर्स के पास 11% और टोयोटा के पास 7% मार्केट शेयर है। मारुति ने पिछले साल की तुलना में मार्केट शेयर 18% से बढ़ाकर 23% कर लिया है। देश में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले एसयूवी मॉडल्स की बात करें तो टाटा निक्सन और हुंडई क्रेटा 43,000, मारुति ब्रेजा 35,000, टाटा पंच 33,000, हुंडई वेन्यू 32,000, महिंद्रा स्कॉर्पियो 27,500, मारुति ग्रैंड विटारा 27,000, किया सोनेट 27,700, मारुति फ्रॉन्क्स 26,600 और महिंद्रा बोलेरो 25,900 यूनिट्स बेचे हैं। एसयूवी का बढ़ता चलन घरेलू ऑटो कंपनियों के लिए वरदान बनकर आया है। टाटा और महिंद्रा के हैचबैक और सेडान कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, मगर एसयूवी क्रांति से उनके दिन फिर गए हैं। एसयूवी मार्केट में महिंद्रा दूसरे और टाटा तीसरे नंबर की कंपनी बन गई है। एसयूवी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण सड़क पर उनकी प्रभावशाली मौजूदगी के साथ साथ उनकी ऊंची ड्राइविंग पोजीशन भी है, जो ड्राइवरों को बेहतर नियंत्रण देती है। स्टेटस सिंबल की धारणा भी एसयूवी की बिक्री बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। इनका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों पर ड्राइवर को बेहतर ढंग से चलने में मदद करता है। एक बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में युवाओं में बढ़ता टूर और ट्रेवल्स का चलन भी है। लोग लॉन्ग ड्राइव या आसपास के शहरों और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एसयूवी को ज्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन अब फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा को भी लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। पहले एसयूवी गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती थी, मगर इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियों ने इनकी सुरक्षा पर बहुत रिसर्च किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेफालो की रिसर्च के मुताबिक अगर हेड ऑन टक्कर हो तो एसयूवी या दूसरी भारी गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। आमने सामने की टक्कर में एसयूवी के मुकाबले सेडान या हल्की गाड़ियों में 7.5 गुना ज्यादा मौतें होती हैं। मगर टक्कर के बाद गाड़ी रोल ओवर यानी लगातार पलटने लगे तो ऐसे मामलों में हल्की गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। रोल ओवर से ज्यादा मोमेंटम पैदा होता है और ज्यादा मोमेंटम एसयूवी और उसके यात्रियों पर ज्यादा दबाव डालता है। ऐसे मामलों में सुरक्षित बॉडी और एयर बैग जैसे सुरक्षा के दूसरे उपकरण ज्यादा काम आते हैं। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट।
बात बाजार की। सोमवार को बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 65,620 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 93 अंक चढ़कर 19,530 के करीब क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 142 अंक चढ़कर 44,578 पर बंद हुआ। मार्केट में आज पूरा एक्शन बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई और अक्रॉस सेक्टर्स आज आपको बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिला। क्लोजिंग के समय निफ्टी में देखें तो करीब आधे % के गेंस नजर आए। हालांकि कंपैरेटिवली देखें निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ थी, लेकिन निफ्टी के मुकाबले हल्की ही बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो कोल इंडिया कमाल देखने को मिला, 5% की तेजी। विप्रो में 4% का मूव। HCL टेक और सीमेंट की कीमतें जो बढ़ी हैं, इसका असर आपको अल्ट्राटेक पर भी देखने को मिला। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो M&M है। ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद थोड़ी सी निराशा। एक्सिस बैंक, ITC में गिरावट और नेस्ले भी एक और FMCG स्टॉक है जहां पर आपको आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक 6% का बड़ा मूव। IDBI बैंक यहाँ पर भी आपको देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिली, 8% की। IRFC में 20% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला और फंड रेजिंग की खबरों के बाद नज़ारा टेक्नोलॉजीज 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ऑर्डर विन के बाद GMR पावर 20% ऊपर। सेल पूरा मेटल पैक अगर आप देखें, खासतौर पर मेटल है, सीमेंट है, शुगर है, यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। डालमिया भारत, श्री सीमेंट, टाटा स्टील, सेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको बड़े मूव नजर आए। MMTC 20% का ऊपरी सर्किट। RVNL बड़े ऑर्डर विन के बाद 12% की तेजी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक 10% का बड़ा मूव आया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 8.5% के बड़े गेंस देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी रहे थे जो तेजी के बाजार में भी फिसले हैं। EIH लिमिटेड 8% की गिरावट। एस्कॉच 3% गिरा। रेलटेल में 4% की मुनाफा वसूली देखने को मिली और बर्जर पेंट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मामूली 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। क्यों मेटल्स में है तेजी का एक्शन, ये बताने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, मेटल स्टॉक्स में आज बड़ी तेजी नजर आई। इसके पीछे का कारण ये कि कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। स्टील की प्राइसेस की बात की जाए तो माना जा रहा है कि सितंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर 15 से लेकर 2,500 रुपये प्रति टन की जो है कीमतें बढ़ी हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं, आप पिछला पूरा हफ्ता देखें तो मेटल स्पेस के लिए काफ़ी बढ़िया था। एल्यूमिनियम की कीमतें 4% बढ़ी, जिंक की 5%, लेड की 5%, कॉपर करीब 2% का मूव रहा। साथ में स्टील के बारे में मैंने आपको बताया और SGX आयरन ओर की भी कीमतें अगर आप देखें तो 4% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके पीछे का कारण ये कि चाइना में अगर आप देखें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है वहाँ पर कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए। इसके चलते हाउसिंग मार्केट को काफ़ी ज़्यादा रियायतें मिल रही हैं। इनफैक्ट जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, दूसरी बार खरीद कर रहे हैं, इनको भी कुछ विशेष बेनिफिट और अधिकार दिए गए। इसके चलते अगर आप देखें तो क्योंकि स्टील कंजम्पशन जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है चाइना में, जहाँ पर 50% डिमांड है सिर्फ हाउसिंग मार्केट से आती है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी स्टिमुलस मिलते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट देखने को मिलता है। और साथ में अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल की थीम्स है, इसको लेकर भी एल्यूमिनियम और कॉपर स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। और इसी के चलते आज हमने देखा कि निफ्टी मेटल इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। क्यों महंगी हो गई है आपकी हवाई यात्रा, कितना बढ़ा है हवाई किराया, इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ है नुपुर। एविएशन स्टॉक्स पर फोकस है और रहने वाली एविएशन स्टॉक्स पर नज़र, क्योंकि फेस्टिव डिमांड के चलते जो एयर टिकट्स है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, क्योंकि मांग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ दूसरी तरफ ATF के भी जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं, जिसका कॉस्ट पर इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लेकिन ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने जो मांग देख रही है, स्ट्रॉन्ग मांग देख रही है, उसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल आपको नज़र आ रही है। यात्रियों फेस्टिव सीजन की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दिवाली सीजन के समय टियर 2 टियर 3 शहरों में भी अच्छी मांग की इस बार उम्मीद है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से गोवा, चंडीगढ़, जयपुर की फ्लाइट्स के एयरफेयर जो है वो 10 से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट इस दौरान जो एडिशनल फ्लाइट्स है उन्हें भी उड़ाया जा सकता है, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं। पैसेंजर ट्रैफिक और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी बढ़ती कीमतों के चलते आपको बढ़ोतरी ही नजर आएगी आने वाले समय में। वन वे और एवरेज एयरफेयर देखिए पिछले साल दिवाली के मुकाबले इस साल
टिकटों में तो दिल्ली से श्रीनगर की टिकट करीबन 90% ऊपर आपको नजर आएगी। दिल्ली से कोलकाता 75% का जंप यहाँ पे YOY देखने को मिल रहा है और दिल्ली से हैदराबाद की बात करें तो 70% से ज़्यादा का जंप आपको यहाँ पर भी दिखेगा। दूसरी तरफ जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। क्रूड के भी प्राइस हमने देखे कि इस महीने बढ़ते हुए नजर आए। ETF की कीमतों पे भी देखें तो दिसंबर 2022 के बाद ETF की कीमतें 1.12 लाख पर किलो लीटर के उच्चतम स्तर पे आपको दिखेगी और 1 सितंबर से जो लागू हुई है दरें वहाँ पर भी 14% की बढ़ोतरी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है, उसको ऑफसेट करने के लिए जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते जो एयर फेयर टिकट्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन की उम्मीद है। साथ ही साथ जो IPL की बुकिंग्स है उस जो वर्ल्ड कप है उसका भी इम्पैक्ट आपको एयरफेयर में दिखेगा। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। एरिस और पिरोला जैसे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स को लेकर पता चला है कि इनमें ज्यादा म्यूटेशन है, जिससे संक्रमण दर है वो काफी ज्यादा हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिरोला में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाला है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ही कम समय में पिरोला ने UK, US, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका और इजराइल जैसे कई देशों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। नए वेरिएंट के केस में एक हफ्ते में दुनिया भर में दोगुने हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इसे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। अब इसके लक्षण भी जान लीजिए। खांसी, थकान, सिर दर्द, शरीर में दर्द, भूख न लगना और सबसे खास बात, आंखों में जो लाली छा रही है आजकल, कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाता है, वो भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ ही चकत्ते होना, दस्त और सांस लेने में समस्याएं इसमें हो सकती हैं। चंद्रमा पर मौजूद भारत का रोवर प्रज्ञान भले ही सो गया है, लेकिन लैंडर विक्रम ने कमाल कर दिया है। विक्रम ने चंद्रमा पर एक बार फिर से सफलतापूर्वक लैंडिंग की। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि 23 अगस्त को जब लैंडिंग हो गई थी तो फिर एक बार फिर लैंडिंग कैसे हुई। दरअसल चंद्रमा की सतह पर मौजूद विक्रम ने उड़ान भरी एक बार फिर जाकर और फिर कुछ दूर जाकर फिर से लैंड हो गया। विक्रम की इस उड़ान को चंद्रमा पर मानव मिशन का ट्रायल कहा जा रहा है। वहीं चांद पर मौजूद प्रज्ञान के साथ साथ विक्रम भी अब सो गया है। अब इसरो के वैज्ञानिकों को 22 सितंबर का इंतजार है, जब चांद पर सूरज की किरणें पड़ेंगी और दोनों के जगने की उम्मीदें बंध जाएंगी। इसरो ने चांद पर मानव मिशन का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। विक्रम ने चांद की धरती पर उड़ान भरी और उड़ान भरकर अपनी जगह से दूसरी जगह तक गया और वहां पर फिर से लैंड हुआ। इसरो ने विक्रम के इस चमत्कार का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में चांद की धरती पर धूल और धुआं उठता हुआ दिख रहा है। इसके बाद चांद की सतह पर कुछ मूवमेंट होता है। ये वीडियो उस वक्त का है जब विक्रम अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह पर लैंड कर रहा था और कुछ सेकंड बाद धूल और धुआं सब कुछ रुक जाता है। उड़ान भरने से पहले विक्रम में लगे पेलोड, चेस्ट, रंभा और इल्सा वापस से विक्रम में अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको भले ही आसान लग रही हो, लेकिन ये अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ा कमाल है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देकर इसरो ने भविष्य की बहुत बड़ी तस्वीर पेश कर दी है। इस प्रक्रिया में लैंडर विक्रम चांद की सतह से उड़ान भरेगा और अंतरिक्ष से ऑर्बिटर में जाकर जुड़ जाएगा और ऑर्बिटर लैंडर विक्रम को लेकर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। अभी तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसका लैंडर चांद से वापस धरती पर आने में कामयाब हुआ है। अब विक्रम की सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की भारत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए विक्रम की दोनों पोजीशन। पहली तस्वीर में प्रज्ञान के पहियों का निशान नजदीक है और दूसरी तस्वीर में प्रज्ञान के पहियों का निशान कुछ दूर दिख रहा है। विक्रम ने नई जगह पर लैंडिंग के बाद वहां भी रिसर्च को अंजाम दिया। विक्रम पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों चेस्ट, रंभा और इल्सा ने नई जगह का भी अध्ययन किया है और उसकी रिसर्च धरती पर इसरो के कमांड सेंटर को भेज भी दी है। मतलब विक्रम ने चांद पर कुल 2 जगहों का अध्ययन करने में कामयाबी हासिल की। इसरो के मुताबिक विक्रम ने अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक
हासिल कर लिया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर आसपास ही सो रहे हैं। इसरो के मुताबिक अब 22 सितंबर का इंतजार है जब विक्रम और प्रज्ञान के जागने की उम्मीद है, क्योंकि 22 सितंबर को चांद पर फिर सूरज निकलेगा और विक्रम और प्रज्ञान को सौर ऊर्जा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया है और जिस लक्ष्य को इसरो ने हासिल करने के लिए विक्रम और लैंडर को चांद पर भेजा था वो भी पूरा हो गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बीच इसरो वैज्ञानिकों के लिए एक दुखद खबर आई। चंद्रयान 3 की जानी पहचानी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भविष्य में इसरो के लॉन्चिंग मिशन में उल्टी गिनती गिनने वाली ये आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। लॉन्चिंग के दौरान उल्टी गिनने वाली इसरो की महिला वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया। उन्हें शनिवार को हार्ट अटैक आया था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिवर्स काउंटडाउन वलारमथी का आखिरी काउंटडाउन था। 5, 4, 3, 2। वलारमथी की आवाज चंद्रयान 3 के लिए शुभ साबित हुई थी और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया था। 64 साल की वलारमथी सतीश धवन स्पेस सेंटर में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम ऑफिस में तैनात थी। 3, 2, 1, 0। मिशन की लॉन्चिंग पर रिवर्स काउंटिंग की आवाज सबसे अनोखी होती है। +5 सेकंड। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट किया जाता है वो आवाज भी अलग होती है। लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दौरान हर फेज के सफल होने की जानकारी जो शख्स दे रहा था, जी न्यूज ने उस वैज्ञानिक से भी बात की। एक आवाज जो नहीं बदलती है वो श्री जी गृहदुरई की है, जो अनाउंस करते हैं हर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में होता है लॉन्च के समय, वो इन्हीं की आवाज में आप सुनते हैं। सर, यू आर द मैन हु गिव्स वॉइस, आपकी आवाज में सब कुछ सुनते हैं। सो कैसे वो होता है, आपको मिशन में कंट्रोल रूम से कैसे जानकारी मिलती है, कैसे आप अनाउंस करते हैं? I am equipped with telemetry data and tracking data. So from this telemetry data, all the stage parameters will be displaying on the console. So all the parameters for the stage performance to say normal, I have the chamber pressure of the stages getting displayed. At the same time, because of that, is there any pitch roll, any error is there, and what is the acceleration supposed to be there because of that thrust happening in that stage. So that is all the things are nominals are there. So if it is following nominal, it's very easy to say it's performance normal. For the voice modulation, I will not practice. इसरो का कोई भी मिशन हो, लेकिन उस मिशन के लॉन्च के वक्त देश की धड़कनें और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने का काम वो आवाजें ही करती हैं, जिसे हम लॉन्चिंग के दौरान अपने टीवी पर सुनते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।